उस क्रांतिकारी बच्चे के बारे में जानना जो नेपाल के एक मैथिली परिवार में जन्म लेकर आज 2026 में सालों से चली आ रही सत्ता की उस प्रथा को उखाड़ फेंक ना केवल इतिहास रचा बल्कि दुनिया को भी चकित कर दिया। बलेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 में काठमांडू में स्थित नारा देवी के एक मैथिली परिवार में हुआ। इनकी माता ध्रुवा देवी शाह हाउसवाइफ रही हैं और इनके पिता राम नारायण शाह नारा देवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर रहे हैं। नेपाल से ही इन्होंने अपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने इंडिया से NITTE यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। Also, he is a PhD holder in civil engineering from काठमांडू यूनिवर्सिटी। स्टडीज के बाद बलेन शाह अपना करियर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि एज अ नेपाली हिप हॉप रैपर के रूप में देख रहे थे। जी हाँ, उन्होंने अपने कई सारे यूट्यूब पर सॉन्ग्स रिलीज किए जिनमें से उनका बलिदान नाम का नेपाली हिप हॉप रैप वाला सॉन्ग बहुत हिट गया और वो जेनजीज को बहुत पसंद आया क्योंकि उन्होंने देश में चल रहे पॉलिटिकल करप्शन और इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों को रैप का रूप दिया था। इसको पता था कि ये शख्स जो आज अपना करियर एज अ हिप हॉप रैपर के रूप में देख रहा है वो आगे चलकर सिर्फ 35 साल की उम्र में अपने देश का यंगेस्ट प्रधानमंत्री बनेगा। उनका इलेक्शन कैंपेन पूरी तरह से फोकस्ड था वेस्ट मैनेजमेंट, रोड ट्रैफिक कंट्रोल, एंटी करप्शन और सर्विस डिलीवरी जैसे न जाने कई मुद्दों पर जो जनता को बहुत पसंद आए। और 26 मई 2022 को 38.6% वोट के साथ वो नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट सिरजना श्रेष्ठा को हराकर नया मेयर बन जाते हैं और मेयर पद पे रहते हुए उन्होंने अपने टेन्योर में ट्रांसपेरेंसी के साथ कई ऐसे काम कर दिए कि वो धीरे धीरे जनता के, लोगों के चहीते बन गए। On transparency and a Nepal first approach, analysts say this could mean a more assertive foreign policy focused on maximizing Nepal's sovereign interests. एज अ मेयर इनका काम करने का तरीका काफी हद तक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा था क्योंकि इन्होंने कई बुलडोजर एक्शंस किए जिनमें इन्होंने अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स जो कि बानेश्वर में था, आरवी कॉम्प्लेक्स जो कि खींचा पोखरी में था, सूरज आर्केड जो कि न्यू रोड पर था, इन सब को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया क्योंकि ये सारे पब्लिक लैंड पर इलीगली बने हुए थे। और एक तरफ तो इन एक्शंस को लेकर जनता इनको अप्रिशिएट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इन फोर्सफुली डेमोलिशंस का इनका खुलकर विरोध कर रही थी। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर सितंबर 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए शाह एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। 28 दिसंबर 2025 को बलेन शाह ऑफिशियली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी RSP को ज्वाइन करते हैं। फिर 18 जनवरी 2026 को वो नेपाल के मेयर पद से रिजाइन दे देते हैं ताकि वो नेपाल जनरल इलेक्शंस को लड़ सके। फिर 5 मार्च 2026 को RSP नेपाल जनरल इलेक्शंस में एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में निकल के सामने आती है। बलेन शाह को करीब 70,000 वोट मिलते हैं जो कि नेपाल के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक ऐतिहासिक जीत थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये तो हम सभी जान गए कि बलेन शाह कैसे पहले एक रैपर थे और वो कैसे एक प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन क्या हम सबको ये पता है कि अभी प्रेजेंट में जो नेपाल के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं जिनका नाम है सुधान गुरुंग, वो पहले कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक डीजे आर्टिस्ट थे। जी हाँ, सुधान गुरुंग पहले काठमांडू के क्लब्स में कई नाइट लाइफ इवेंट्स में वो एज अ डीजे सुधान काम करते थे। अब वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। तो अब कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जिसका कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं रहा वो अचानक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कैसे बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था जिसकी वजह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली तक को रिजाइन करना पड़ गया था, उसी प्रोटेस्ट को ये सुधान गुरुंग लीड कर रहे थे। यति विश्वास गर्नु कि म कोर्सलाई छोड्दिन,
म एक एक जनाको पछाडि आउँछु। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे कौन से बोल्ड स्टेप्स लिए जिसकी वजह से पूरा देश उनका फैन बन गया। सबसे पहले तो उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। मतलब वो पॉलिटिक्स जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में हुआ करती थी, उसको कंप्लीटली बैन कर दिया ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी एजुकेशन पर फोकस कर सके। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों का मकसद शिक्षा को पॉलिटिक्स के चंगुल से मुक्त कर इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाना है। दूसरा, उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इन्वेस्टिगेशंस में मिले प्रूफ्स के बेसिस पर अरेस्ट करवा दिया। Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli has been arrested over his alleged involvement in last year's deadly Gen Z protests. जैसा कि उन्होंने सितंबर 2025 में हुए जेन ज़ी प्रोटेस्ट के टाइम पर प्रॉमिस भी किया था। उन्होंने जेन ज़ी प्रोटेस्ट के विक्टिम्स की फैमिली को गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर की और सबसे अट्रैक्टिव डिसीजन तो उनका वो रहा कि उन्होंने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से बैन कर दिया। मतलब कैसे जब एक पॉलिटिशियन सड़क पर आता था तो रोड्स ब्लॉक हो जाया करती थी, एम्बुलेंसेस फंस जाया करती, तो उन्होंने उस वीआईपी कल्चर को पूरी तरह बैन कर दिया। इवन कई ऐसी वीडियोस उनकी वायरल हो रही हैं कि वो कैसे खुलेआम बिना किसी सिक्योरिटी के सड़क पर चल रहे हैं और कॉमन पीपल से हैंडशेक करते हुए अपने पीएम ऑफिस जा रहे हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैसे बलेन शाह ने इंडिया में रहते हुए और इंडिया की यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की मास्टर्स कंप्लीट की, लेकिन अक्सर वो एंटी इंडिया थॉट्स शेयर करते हुए और इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आता है ग्रेटर नेपाल की कंट्रोवर्सी। जून 2023 में बलेन शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का एक मैप दिखाया जिसमें साफ साफ भारत के कई राज्यों का हिस्सा नेपाल का बताया गया और ऐसा जताया गया कि मानो आने वाले समय में भारत के ये राज्य नेपाल का हिस्सा बन जाएंगे, जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन सिटीजन्स ने खुलकर विरोध किया था। और उनके एंटी इंडिया होने का दूसरा एग्जांपल मिलता है कि जून 2023 में उन्होंने इंडियन मूवीज पर खुलेआम बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। बॉलीवुड की आदि पुरुष मूवी जिसमें एक डायलॉग है कि माँ सीता भारत की बेटी है, उन्होंने इस पर विरोध जताया और कहा कि जैसा कि रामायण में मेंशन है कि माँ सीता जनकपुरी नेपाल की बेटी है, और इस मूवी पर बैन लगा दिया। इस मूवी पर से बैन हटाने के लिए कोर्ट तक ने ऑर्डर दिया, उसके बावजूद उन्होंने इस पर बैन बरकरार रखा और नेपाल की जुडिशरी और फॉर्मर गवर्नमेंट तक को इंडियन स्लेव्स बता दिया, जिसको देखकर साफ पता चलता है कि बलेन शाह, जिनके देश के लोग भारत में रहकर कमाते हैं, भारत से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, भारत से अपना ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं, वो भारत के खिलाफ अक्सर इतनी नफरत दिखाते हुए नजर आते हैं। खैर, इससे हम भारतीयों को या हमारे इस महान भारत देश को कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करके कमेंट में जरूर बता के जाना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।